हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। तो रैपिड रिवीजन में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ग्रेविटेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको उसी तरह से सीक्वेंस में जाके ख़त्म कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ग्रेविटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं आपको, और दूसरा अप टू सम एक्सटेंट इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग चाहे पोटेंशियल, इंटेंसिटी, सेंट्रल फोर्स, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज़ करते हैं, आसानी हो जाती है, ठीक है। वैसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन येस सिमिलर कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाय प्रोडक्ट्स ना सोचे, डायरेक्टली ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ख्याल रखें और इसको देख ले, है ना। तो ऐसे ये देखो कि रैपिड रिवीजन है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से आपके सामने रख दिया जाए, फॉर्मूले बता दिए जाएँ, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके पास मास है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो देखो, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एक m1 है, दूसरा m2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, लाइक द सेपरेशन इज r, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि फर्स्ट बॉडी पे फोर्स आ रहा है तो उतना ही एग्जैक्टली सिमिलर फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज दूसरे बॉडी पे आएगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको f लिख दिया तो ये भी f होना चाहिए, और तो ये F12 तो F21 लिख देंगे, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। बट ये अट्रैक्टिव फोर्सों का यहाँ तक कोई पंगा ही नहीं है, और यहाँ तक आपने ऐसा लिख दिया सर, ठीक है। इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको एकदम से F12/1, तो यहाँ से क्लियरली न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज़ करते हुए आप F12 को माइनस ऑफ F21 लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर लिखेंगे आप, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच फोर्स है, तो अगर हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर F एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला जो आया, ठीक है, देखो भाई फोर्स का नेचर ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। तो फोर्स का नेचर तो अट्रैक्टिव है, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए न्यूटन साहब ने बताया कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहीं से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हुए ये क्या बन गया, Gm1m2/r², ठीक है। तो यहीं से जो G है इट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको क्या लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया गया है, मतलब कहीं पे भी किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स निकालना है वी नीड टू यूज़ द सिमिलर सेम कांस्टेंट, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलवेज उन दोनों पार्टिकल को, उन दोनों बॉडी को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग होता है, उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब यहीं से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहेगा कि मान लो एक से ज़्यादा मासेस हैं जो किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कि मान लो अगर इस m की बात करें तो वी हैव 2 अदर मासेस जिसकी वजह से इस पर हमें फोर्स लिखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी दूसरे पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से पहले पार्टिकल से जो फोर्स लग रहा होगा उस पर कोई फर्क नहीं आया। एक पहली बात तो ये, दूसरा ये कि भाई जो नेट फोर्स होगा वो उन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया भैया जी कि अगर ये ए है ये भी ए है, ठीक है, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे इस m पे फोर्स निकालना है तो हम ये देखेंगे कि उस m पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो भाई m1 भी लगा रहा है, तो देखो यही सब कुछ हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, हमें क्या चाहिए था, m पे फोर्स निकालना था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, ठीक है, कि भाई जो नेट फोर्स होगा वो इंडिविजुअल जितने भी दूसरे पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो फोर्स हो रहा होगा उन सब का वेक्टर सम होगा, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफ नेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, रूट F1² प्लस F2², इन दोनों का वेक्टर सम लिख दिया, 2F1 F2 कॉस थीटा। अब F1 F2 निकालना कोई बड़ा टास्क है नहीं, उसके लिए आप वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जो आपने न्यूटन्स फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सीधे तौर पे लिख सकते हैं दैट F1 कैन बी रिटन एज G m1 m2/a², और अगर F2 की बात करें इट इज़ G
m1 m1 m, सॉरी ये सिर्फ m था ना, m1 m अपॉन ए स्क्वायर, m2 m अपॉन ए स्क्वायर, बस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। तो जब भी हमें फोर्स निकालना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पता लग गया। लेकिन अब आपको ख्याल रखना, यहाँ जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये डायरेक्टली पॉइंट मास के लिए वैलिड है। डायरेक्टली क्या है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि एक पार्टिकल है दूसरा रॉड है, तब क्या करेंगे आप, ठीक है, कि एक यूनिफॉर्म रॉड हो गया भाई, ठीक है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इसकी लेंथ एल है, मास एम है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, एंड दूसरा जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट मास है, स्मॉल है, इसको ए लिख दिया। अब अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लिखना है, इन दोनों के बीच में फोर्स लिखना है तो क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स पे के, गलती से भी सेंटर मास का सोचना भी नहीं, ठीक है, ग्रेट। सेंटर मास पे क्या, कहाँ पे लिमिटेशन से मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वेयर, एक फॉर्मूला है जो दो पार्टिकल पे बीच में फोर्स लिखने की आज़ादी देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पार्टिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx एज्यूम करेंगे। तो अगर इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिया तो इसको हम, इसके मास को एक पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके मास को लिखना बहुत बड़ा साइंस तो है नहीं, क्यों, बहुत सिंपल तरीके से मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन एल, एल लेंथ पे m मास है तो यूनिट लेंथ पे m अपॉन एल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या। अब अगर आप यहाँ से फोर्स लिखोगे तो इन दो के बीच, एक तो ऑलरेडी पॉइंट मास था और दूसरा एलिमेंट है तो उसको पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा दैट इज डी एफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला जो ग्रेविटेशन का था वो कैसे अप्लाई हो गया, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अब हमें क्या होगा, रॉड और पार्टिकल के बीच का फोर्स मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट, तो देखो हमेशा याद रखना है कि लिमिट जब भी लिखना है तुम्हारे कॉपी पे या दिमाग में एक डायग्राम जरूर होता है कि किसको, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है। तो इस छोटू एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है तो वो यहाँ से शुरू होगा, इधर खत्म होगा। तो यहाँ से शुरू होने का मतलब आपने यहाँ से एक्स लिखा, मतलब इसको ओरिजिन जैसा लिखा हुआ है। तो फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, फ्रॉम ए टू ए प्लस एल लिख सकते क्या। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी कि भी न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन का उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं न्यूटन शेल थ्योरम की तरफ कि भी अगर हमारे पास 3D सिमेट्री, मतलब अगर हमारे पास सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक मतलब ये 3D में, तो अगर 3D में अगर सिमेट्री चाहिए तो हमारे पास सिर्फ स्फीयर है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अगर मास होगा तभी 3D सिमेट्री हम बोलेंगे, क्योंकि उस ओरिजिन से किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाए आपको एक जैसा पैटर्न मिलना चाहिए डेंसिटी को लेकर के। मतलब अगर हमारा जो डेंसिटी है अगर वो कुछ इस तरह से है, रो नॉट आर पावर एक्स, तो वैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखिएगा रो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि भाई ये फंक्शन ऑफ आर हो गया क्या, और फंक्शन ऑफ आर भी किस तरह से, तो देखो ये फंक्शन ऑफ आर हुआ, कि फंक्शन ऑफ आर हुआ मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में हम चले, किसी भी डायरेक्शन में हम चले तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें एक ही तरह की डेंसिटी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न है वो कैरी कर रहा है 3D में। तो अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम इसको स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिक बॉडी कह सकते हैं, इसको आप सिमेट्रिक बॉडी कह सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है तो बिना कुछ सोचे पक्के तौर पे है, ठीक है, ठीक। वैसे आजकल तो भी इसको भी बताने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता होता कि फॉर्म में फ़ोटो कैसे लगाएंगे, है ना। तो कौन कौन सा सिमेट्रिक बॉडी है तो पता करना पड़ेगा ना, नहीं कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर हम एक स्फीयर ले लें तो m मास, अब देखिए आप कुछ अलग अलग चीज़ें एज्यूम मत करना शुरू करिएगा, है ना, हम समझते हैं आपको। तो देखो अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, यूनिफॉर्म स्फीयर तो पक्के तौर पे सिमेट्रिक है। हॉलो स्फीयर है, ये भी सिमेट्रिक बॉडी है। अगर हम एक हॉलो को देख ले तो पर्टिकुलरली आर डिस्टेंस पे सब तरफ एक जैसी डेंसिटी मिल रही है ना।
तो ये भी क्या होगा, होलोस्फीयर, ये भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्या, ये भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या सुविधाएं अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि भाई अगर हमने ऐसा लिख दिया भैया ये, तो आप क्या कर सकते हो कि भी इसको एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, सेंटर पे। दूसरा पार्टिकल अगर हमारे पास आर डिस्टेंस पे एम मास का ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मेथड यूज़ करिएगा। तो अगर ये एम मास था और ये सिमेट्रिक बॉडी अगर था, ठीक है, एंड स्पेशल केस क्या था, अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस ये था कि भाई इसमें जो दूसरा पार्टिकल था वो इस स्फीयर के बाहर रखा था। अगर इसका रेडियस आर लिखते हैं तो ये क्लियरली विजिबल है कि जो आर है इट्स ग्रेटर देन कैपिटल आर, है ना। तो अब आप इस सिस्टम पे इसको एक पॉइंट मास एज्यूम कर लो एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, और दूसरा तो है ही पॉइंट मास, एंड विदाउट एनी इंटीग्रेशन आप फोर्स लिख सकते। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो, अच्छा अच्छा जी, फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ये लिख दिया। तो हम यहाँ से देखें फोर्स को हम डायरेक्टली लिख देंगे जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक बातें समझ आ रही, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो कैसे लिखा, क्यों लिखा, पता लग गया भाई, ग्रेट। तो अब अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो ये केस 1, तो केस 2 भी आएगा। अगर हम केस 2 की बात करें तो जब हमारा आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर हो जाए, मतलब उस स्फीयर के अंदर, इस बात का ख्याल रखिएगा, अभी हम यूनिफॉर्म स्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा और वेरिएबल होगा तब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो अभी जो भी डेराइव फॉर्मूले होंगे वो यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटे जी कि भाई इसके अंदर कहीं पे आ गया, मतलब दूसरा पार्ट, ये तो कैपिटल एम हो गया भी आर रेडियस वाला, दूसरा पार्टिकल स्मॉल एम जो उसके अंदर रख दिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो, अब तुम्हें क्या करना है, स्मॉल आर को रेडियस बांध के उस स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो देखो एक ये पार्ट हो गया, तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो गया, और ये बाहर वाला पार्ट जो है ये देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो देखो आपको ख्याल रखना है कि फोर्स मतलब नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू आउटर पार्ट, ड्यू टू आउटर पार्ट दैट इज पार्ट 2 विल बी 0। वो कितना होगा, 0 होगा। तो इफेक्टिवली सिर्फ अंदर वाला पार्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है नेट फोर्स की। अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए बेटे जी कि बस उसको हटा देना चाहिए, सिर्फ इसको लिखना चाहिए, सिर्फ इसको लिखना चाहिए। लिख सकते हैं क्या, तो सिर्फ इसको लिखोगे तो रेडियस आर है भी और ये एम मास है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंट मास यहाँ पे हो गया, बट इसका मास अब कैपिटल एम नहीं है, अब कम हो जाएगा, इसको हमने एम डैश लिख दिया और दूसरे को स्मॉल एम लिख सकते हैं क्या। देखो यहाँ तो बात समझिए। तो ये हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, वो स्फीयर था जिसको हमने एक पॉइंट मास दिखा दिया, ठीक है। अब आप देखो फोर्स आराम से लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, तो जो फोर्स होगा उसको आप लिख सकते हैं जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एम डैश निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो एम डैश को लिख देंगे, फिर से मैं वही कहूँगा, आपको हो सकता है थोड़ी तीखी लगे बात, है ना। अब देखो एम डैश को क्या, अभी नहीं बोलूँगा फिर, तो एम डैश को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, तो मतलब एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर पार्ट विच इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से जब आप फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, एम स्मॉल एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ये चला गया जी। तो आपके पास अब देखो जो फॉर्मूला बचा फाइनली वो क्या आ गया, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंटू स्मॉल आर। लिख सकते क्या,
मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो जब अंदर रखा तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई ऐसे केस में फॉर्मूला फोर्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, देखो तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरह से सोच सकते क्या, ये देखो यूँ। तो अगर आप देखोगे, अगर हमने एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, मास m गिवन है, रेडियस इज r, ठीक है। अब एक छोटे से पार्टिकल को हमें रखना है, एक पार्टिकल को r डिस्टेंस पे, तो उस पर जो फोर्स है वो स्ट्रेट पे जाएगा। कब तक, जब r की वैल्यू जो है कैपिटल R तक पहुंचेगी, तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r था, उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो न्यूटन्स शेल थ्योरम कैसे यूज़ करना, दिस इज कॉल्ड न्यूटन शेल थ्योरम, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई भी परेशानी होनी चाहिए, किस तरह से शेल थ्योरम आ गया, ठीक है, किस तरह से आपने सेंटर ऑफ मास यूज़ कर लिया, मतलब सेंटर ऑफ मास भी मत बोलो, उसको सेंटर बोलो, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब कल को डिस्क में अप्लाई कर दो, रिंग में अप्लाई कर दो तो गलत बात होगी, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं टास्क देता हूँ इसमें कि भाई रिंग है, रिंग के एक्सिस पे रखिएगा पार्टिकल, फिर फोर्स लिख दीजिएगा। डिस्क है, वही इंटीग्रेट करके फिर, है ना, डिस्क है, डिस्क के एक्सिस पे पार्टिकल रखिएगा, फिर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो सारे फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं कि भाई ग्रेविटी, मतलब अब देखो अर्थ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ठीक है, मतलब हम वैल्यू ऑफ जी की बात करेंगे। तो अगर हम वैल्यू ऑफ जी की बात करें तो देखिए, देखना ध्यान से समझना, देखो अब हमने कुछ एजम्पशंस के साथ अर्थ को एक स्फीयर एज्यूम कर लिया जी, अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर एज्यूम कर लिया ऑफ मास m, ठीक है, अर्थ है। अब इसके पास अगर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, अब अर्थ के कंपैरिजन में हर पार्टिकल एक बॉडी पॉइंट मास जैसा दिख जाएगा जी, ठीक है। तो हमने एक पार्टिकल को r डिस्टेंस पर रख दिया, बट बहुत क्लोज टू अर्थ है, मतलब r जो है वो ऑलमोस्ट कैपिटल R के बराबर लिख दिया। तो भैया इस पे जो फोर्स आएगा, और भैया एक फेमस वर्ड था, पता नहीं आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि नहीं, है ना। एनीवे, अब देखो अगर हमने यहाँ पे लिखा तो ये फोर्स लिख सकते, एंड दिस फोर्स इज सिंपली gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब ये हमने ऐसा इसलिए लिखा कि वेरी नहीं, वेरी क्लोज टू, जो पार्टिकल है वो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस अगर है, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस है, तो इस फोर्स को ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो इस फोर्स का पेयर अर्थ पे भी आएगा, बट आपको पता है कि अर्थ पे इसका कोई असर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अर्थ पे उस फोर्स का नेग्लिजिबल सा होगा, है ना। बट इस पार्टिकल पे ये जो फोर्स आया डेफिनेटली इसको एक एक्सेलरेशन दे देगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्स, पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। इट मीन्स कि दैट एफ कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ए कितना आ गया, दैट एफ विच इज जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम कर सकते क्या, सो ये ए आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखो ये एक एक्सेलरेशन आया, बट ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन आया, इसलिए इसका नाम लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसका नाम लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपने इसका नाम दिया जी, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते, क्योंकि सब कुछ गिवन है। तो नियर द अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ठीक है, अगर हम वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, मतलब हम सरफेस पे ही है ना, 10 मीटर 50 मीटर जो भी है, ठीक है। तो इस g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसी a को g नाम दे दिया गया, और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो जैसे वैल्यूज पुट कर दी तो ये क्या हो गया जी, एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। बट आप जैसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे, वहाँ पे फ्लैट सरफेस छोटा सा एरिया एज्यूम करते तो वर्टिकली डाउनवर्ड लिखते थे। अब ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा तो बाहर अंतरिक्ष में घूम रहे होंगे वो फिर, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई।
अब आपने जैसा देखा कि मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहा था कि नियर द अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, लेकिन अगर सरफेस से मैं हाइट पे जाऊं तो भाई फोर्स बदलेगा, फोर्स बदलेगा ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा, या फिर मैं अर्थ के अंदर आ जाऊं तब भी बदलेगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। देखिए वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, तो फर्स्ट जो इसमें टाइप होगा ड्यू टू एल्टीट्यूड, ड्यू टू हाइट, ठीक है, ड्यू टू हाइट। ठीक है जी, तो यहां तो बातें समझ, ड्यू टू हाइट की बात करेंगे। तो अब देखो यहां पे अगर मैं उस पार्टिकल को बहुत दूर ले जाऊं, सरफेस से दूर ले जाऊं, तो जब मैं उसको सरफेस से दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा, वही होगा जो होना होगा, फोर्स आएगा बट कम आएगा, है ना। तो अब देखो अगर हम इसको सरफेस से दूर ले गए, आर डिस्टेंस पे ले गए, तो भी इस पर फोर्स आएगा जी। और उस फोर्स को अब हम क्या लिख सकते हैं, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो अब जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो दिस अपॉन एम, तो दिस अपॉन एम करोगे तो कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो बातें समझ आ रही है सर, कोई दिक्कत है किसी को, ये कैसे लिख रहे हैं ये पता चल रहा है, ये हमने क्यों लिखा, ये कैसे लिख दिया है समझ आया। लेकिन ऑलवेज जो फॉर्मूला होगा वो हाइट के टर्म्स में लिखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस आर को क्या हम कैपिटल आर प्लस एच लिख सकते हैं क्या, वेयर एच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ, कि कितनी हाइट पे तुम ले गए हो। तो अगर एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है तो यही जो तुमने फॉर्मूला लिखा वो कुछ इस तरह का दिखेगा सर, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर दिखेगा। इसको तुम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि भाई अबव द अर्थ सरफेस अगर किसी हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू बदलेगी, और जी की वैल्यू बदलेगी तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी की वैल्यू बदलेगी और उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये किसी भी हाइट के लिए, कितनी भी हाइट ले जाओ, दिस फॉर्मूला भी वैलिड, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस की बात करें कि भाई एच छोटा है, एच जो है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटू सा है, तो बाइनोमियल यूज़ करके हम लोग, ठीक है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एक्सपेंशन के साथ यूज़ करके हम इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो जो जी डैश होगा, ये जी ऐसा लिख सकते हैं कि आर प्लस एच अपॉन आर पावर -2। ये ऐसा इसलिए लिखा कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके, किस फॉर्मेट पे ले जाना चाह रहे हैं, 1 प्लस एच बाई आर। तो देखो 1 प्लस एच बाई आर, एच बहुत छोटा है आर से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो दो जी डैश लिखेंगे इट इज सिंपली एच जी 1 माइनस 2h बाई आर। बट इस बात का ख्याल रखिएगा ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब ये कंडीशंस वैलिड हो, ये वाली कंडीशन वैलिड हो। कई बार ऐसा पूछा गया कि कितनी हाइट पे जाके जी की वैल्यू आधी हो जाएगी, लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू आधी करने के लिए ठीक ठाक डिस्टेंस की, ठीक ठाक हाइट पे जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और ठीक ठाक हाइट पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, तब हमें ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट देख लिया आपने, तो वहीं से देखेंगे वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ लिख सकते हैं। तो डेप्थ पे जाएंगे, अब देखो सर ये अर्थ सरफेस, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे हमें लिखना है एच नीचे चले गए, जमीन के अंदर एच नीचे चले गए। अब इस पी पॉइंट पे अगर हमें लिखना हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बेटे जी पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालेंगे तभी एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। तो इस पे फोर्स निकालना हो तो हमने F लिख दिया। तो अब अभी तुम्हें पता है, अभी तुमने न्यूटन सेल थ्योरम लिखा था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस एच हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यू इंटू आर माइनस एच, ठीक है। आर माइनस एच क्यों लिख दिया पता लगा।
अभी लिखा था जी एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ग्रेट। तो यहीं से अगर हम जी डैश निकालना चाहे कि इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा जी का वैल्यू, तो जी डैश, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी, एम एम कैंसिल हो गया था, देखो आर माइनस एच अपॉन आर। अगर अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, विल बी गेटिंग दिस जी डैश 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई आपने कहा था क्लास में, तो एक्चुअली सिचुएशन बहुत एडवर्स जैसा कह सकते हो था, तो आपको पता ही है कि क्या कैसे हुआ है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को सेटल करने में, बट डोंट वरी, बहुत जल्द फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लूँगा, है ना। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही है सर। तो अब यहाँ पे कोई पंगा नहीं कि छोटे डेप्थ पे बड़े डेप्थ पे, सब ऑलरेडी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, तीसरा जो वेरिएशन आएगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन मतलब जो कह सकते हो कि स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो देखो अभी हम वो सब पंगे में नहीं जा रहे कि 22.5 पे वो एक्सिस झुका होता है और फलाना और ढमाना, आपको बस फंडामेंटल समझने, थोड़े डिस्टॉर्टेड फिजिक्स भी पढ़ते हैं आप विथ लॉट ऑफ एजम्पशंस ना, ग्रेट। अब देखो, तो अगर ये अर्थ घूम रही है अभी, ठीक है, ओमेगा से, तो ये इक्वेटर वाला पार्ट हो गया, ये पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा लिखते हो आप। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ मतलब अर्थ के इस वाले एरिया में हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो दिस एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, चलेगा, ग्रेट। तो ये क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया। तो अगर इस पॉइंट पे देखो, तो देखो इसको बाहर की तरफ ये घूम रहा है, हम बॉडी के फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम में चले जाएं तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस एक्सिस से घूम रहे हैं तो इसका सर्कुलर पाथ ये हुआ, इसलिए रेडियली आउटवर्ड्स हमने सेंट्रीफ्यूगल दिखा दिया। तो रेडियली आउटवर्ड्स दिखाया तो वो ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर लिखता हूँ तो एम ओमेगा स्क्वेयर, ये छोटू आर को आर कॉस लैम्डा लिख सकते क्या? अब अगर आप देखो तो उस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ एम जी एक्चुअल वाला जी, मतलब जो एक्चुअल कहने का मतलब सभी एक्चुअली होगा कि भाई अगर रोटेशन नहीं होता तो सरफेस पे जो फोर्स लग रहा था उससे जो जी मिल रहा था वो 9.8 वाला ये। तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट है। अब जो एजम्पशन लेना था हमने यहीं पर अप्रॉक्सीमेशन हमने पकड़ लिया। हमने क्या कहा? इसका ये कंपोनेंट पकड़ लिया। तो कितना हो जाएगा जी? एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर लैम्डा। अब इसका ये वाला कंपोनेंट हमने इसलिए रहने दिया कि भी बहुत कम हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि जी का डायरेक्शन बदलने वाला है, वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फोर्स थोड़ा सा कम। तो हमने कहा कि अच्छा डायरेक्टली जी को कौन इम्पैक्ट कर रहा है, तो जस्ट ऑपोजिट वाला ये। तो यहीं से लिख दिया कि जी अब नेट फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टारगेट ये कि हमें टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स निकालना है जी। तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स द सेंटर वाले में, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो जब हमें तो टुवर्ड्स द सेंटर वाला चाहिए फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ नेट को क्या लिख दूंगा? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर लैम्डा। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक्सेलरेशन निकला, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी लिख देते, तो ये अपरेंट जी डैश एम एम कैंसिल हो गया, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर लैम्डा। अभी देखो एडवांस प्रॉब्लम भी जल्दी से शुरू कर रहे हैं और मेन के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी से शुरू कर रहे हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उसकी प्रैक्टिस आप देख लोगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहीं से देख सकते हैं, अच्छा इक्वेटर पे आ गए तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो कॉस 0 1 होता है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जी की। यहाँ पे आ गए तो लैम्डा क्या हो गया? 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, वहाँ पे मैक्सिमम जी हो जाएगा। तो ये कुछ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी थे। तो आपने देख लिया कि फोर्स कैसे लिखते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, शेल थ्योरम कैसे लिखते हैं, कैसे आपने सिमेट्रिक बॉडी के लिए फोर्स लिख दिया, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी लिख दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस करिए आप। इसका सेकंड पार्ट जो होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज ही इवनिंग तक डाल दूँ उसको, ठीक है, इतना कवर करिए। उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
ठीक है, तो पोटेंशियल पे पहुंचने से पहले हमें एनर्जी समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी समझेंगे फिर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इंटेंसिटी भी सीख लेंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एटलीस्ट इसका पंगा तो ना हो कि भी वर्ड क्या होता है। ठीक है भैया जी कहाँ गायब हो गया है? अच्छा, आजकल जी गायब होते जा रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ तक खूब जी उधर आ गए, तो यहाँ से जी गायब हो गया। एनीवे यहाँ तक समझ आई बात। तो यहीं से हम लोग फिर केपलर्स लॉ, ठीक है, देन स्केप स्पीड, ऑर्बिटल में वो सब कुछ कि भाई कैसे हम लोग अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा कर दें तो कैसे वो इलिप्टिकली रह जाएगा, कम कर दें तो भी इलिप्टिकल कैसे रह जाएगा, वो सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको फटाफट कर लीजिए, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ओके।